अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब आजकल फिर एक स्कैंडल की जद में आए हैं और ये स्कैंडल वही है कि घड़ी के हवाले से है। और जैसे कि उन्होंने तोशा खाने से ये घड़ी ली थी और घड़ी की उन्होंने जो एक रूल है, जो पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान का रूल है कि आप 20% देकर तो उस घड़ी को आप हासिल कर सकते हैं, तो इमरान खान साहब ने वही किया। हालांकि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे तो उस वक्त ये रूल था 20% का, लेकिन इन्होंने इस रूल को चेंज किया कि नहीं जी, आपको 20% नहीं, आपको 50% पे करना होगा, फिर आप कोई तोशा खाने से ख़जाना ले सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, इन्होंने इमरान खान साहब ने क्या किया कि जब इन्होंने रूल चेंज किया तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए इस रूल को सस्पेंड किया और उसके बाद इन्होंने ये घड़ी ली और इस घड़ी के साथ न मालूम कितने उन्होंने तोहाइफ लिए 20% रेट पर। और जब इन्होंने 20% रेट पर ये घड़ी और उसके अलावा दूसरे तोहाइफ लिए तो उसके बाद फ़ौरन ही उन्होंने 50% का रूल अप्लाई कर दिया। चलें, बहरहाल ले लिया, ये कोई बुरी बात नहीं है, चलें ले लिया। बहुत से हुक्मरान लेते हैं, सदूर लेते हैं, वज़ीर आज़म लेते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको लेने के बाद जो उस तोहफे की, जो उस गिफ्ट की और जो हमारी रवायात की, जो पाकिस्तानी सकाफ़त की एक बेहुरमती की है, वो नाज़रीन मैं कहती हूँ कि ये एक ऐसा दाग है, कभी भी बदनुमा दाग है जो हमारे माशरे के माथे से कभी नहीं मिट सकता। ये कोई भी नहीं करता कि कभी किसी ने कोई तोहफ़ा लेकर तो आगे बेच दिया हो। तो नाज़रीन, तोहफ़ा ये आम तोहफ़ा नहीं था। आप सबको पता है कि इस तोहफे की वर्थ क्या है, इस तोहफे की अहमियत क्या है। ये तोहफ़ा नाज़रीन सऊदी अरब के सलमान जो थे, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने स्पेशली तौर पर एक ही ये पीस बना था और वो उन्होंने अपने दोस्त इमरान खान साहब को गिफ्ट किया। और उनको अंदाज़ा हो गया, फिर इसके बाद उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने जिस दोस्त की अहमियत को बहुत समझ कर, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत समझ के, बहुत ज़्यादा वक़्त समझ के उन्होंने ये जो उनको तोहफ़ा दिया था, उनको पता चल गया होगा कि यह शख्स कितनी अहमियत का काबिल था, जिसको उन्होंने इतना कीमती तोहफ़ा दे दिया। वैसे मैं कहती हूँ नाज़रीन, बादशाहों और शहज़ादों के नज़दीक ना रुपए पैसे की कोई अहमियत नहीं होती, उनके नज़दीक अहमियत होती है उस शख्स की जिसको वो तोहफ़ा देते हैं। लेकिन उनको पता चल गया कि ये शख्स किस काबिल था, कितनी इज़्ज़त और तकरीम के काबिल था। चलें, बहरहाल सुना जाता है कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा मनाया है और उसको तौहीन समझी है, और तौहीन तो बनती है। एक आम शख्स भी नाज़रीन अगर किसी को तोहफ़ा देता है और वो आगे से तोहफ़े को सेल कर देता है और उस शख्स को जिसने तोहफ़ा दिया होता है, नाज़रीन उसके दिल पे क्या गुजरती है कि इस शख्स ने मेरे तोहफ़े की इतनी कदर की है, इतनी अहमियत लगाई है। चलें नाज़रीन, दुख पता है कहाँ पे होता है? दुख यहाँ पर होता है कि उस तोहफ़े को बेचा किसके हाथ गया था? फराह गोगी। अब ये वही फराह गोगी हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वो बेचारी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती है। वो जो बेचारी थी, आप अंदाज़ा करें, वो बेचारी कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी में इतनी अहमियत है कि वो तोहफ़ा जो मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान साहब को देते हैं, वो अपने पर्स में डाल के तो दुबई में फिर रही होती हैं और अपने बिहाफ पे किसी से वो पूछती भी नहीं है। जितनी वो टके टोकरी के उन्होंने उस घड़ी को बेचा और पैसे अपनी जेब में डाले और अपने उन्होंने यूज़ कर लिए वहाँ पर। जैसा कि उमर फारूक साहब ने वो जो खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में बताया कि उनको पैसों की ज़रूरत थी और उन्होंने पूछना तक गवारा नहीं किया। पूछते भी क्यों? इमरान खान साहब ने तो उनको आलिम लाल बनाया हुआ है, हर चीज़ का मुख्तार कुल बनाया हुआ है। वो बेचारी जिनके बारे में कहते हैं ये तो बेचारी हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करती हैं। और नाज़रीन, आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाऊँगी, ये फराह गोगी वही हैं जिनके घर में इमरान खान साहब की शादी भी हुई थी और ये उनकी जो बुशरा बीबी हैं, ये उनकी सहेली भी हैं, जिनके बारे में वो भी आपने क्लिप सुना था ना। वो इस बेचारी के ऊपर वो हमारी बच्ची है, वो बच्ची ये काम करती है, वो बच्ची, आप उस बच्ची की अहमियत का अंदाज़ा लगाएं कि उस बच्ची ने वो तोहफ़ा कि जो एक शहज़ादे ने इस मुल्क के वज़ीर आज़म को दिया था, अपनी जेब में डाला और उसको बाहर सेल कर दिया। तो नाज़रीन, दुख इस बात का होता है कि सेल भी किसने किया, किस औरत ने किया। और ये नाज़रीन, ये वही फराह गोगी हैं कि जिनके लिए इमरान खान साहब ने एक टैक्स स्कीम निकाली थी जिससे लोग अपना काला धन सफ़ेद करते हैं। और उस बहती गंगा में ये फराह गोगी साहिबा ने भी अपने हाथ धोए और कहा जाता है कि उन्होंने अपना 33 करोड़ रुपया जो था उसको सफ़ेद करवाया। नाज़रीन, इमरान खान साहब, मैं कहती हूँ कि सिर्फ ये तो अभी घड़ी निकली है ना, और घड़ी के बारे में पता चला है कि ये इन्होंने चोरी कर दी। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मंजर आम पर नहीं आई। इन्होंने तो नाज़रीन कहते हैं कि जब इन्होंने PM हाउस खाली किया था तो वहाँ पर जो वॉल हैंगिंग होते हैं और जो मिनरल वाटर, क्या हैसियत होती है उसके, मिनरल वाटर और डिनर सेट और मेज़ पोश, कुछ नहीं छोड़ा। ये वो शख्स है नाज़रीन, ये वो शख्स है। और कहा जाता है इनके बारे में, कहा जाता है ना कि इनको तो पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। इनके जो गालम गलोच ब्रिगेड हैं वो कहते हैं कि इनको कुछ नहीं मिला,
وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان لوگوں کو کچھ نہیں ملا اور عمران خان صاحب کے اوپر گھڑی چوری کا الزام لگا دیا. بھائی گھڑی چوری کا الزام ہم کیوں نہ لگائیں؟ کیونکہ یہی عمران خان صاحب ہے نا، یہی بات وہ آج بھی، بلکہ انہوں نے ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال دے رہے تھے کہ ایک دفعہ وہ کھڑے ہوئے مجمع میں خطاب کر رہے تھے اور کسی نے ان کو کہا کہ یہ آپ کے جو لباس زیبتن کیا ہوا ہے یہ تو ایک چادر سے بن ہی نہیں سکتا. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اس وقت کے حکمران کی چادر کی جب پوچھ گچھ ہو سکتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جناب گھڑی جو اگر رکھ لی تو اس سے کیا ہوا، گھڑی لینے کے تو کوئی بات ہی نہیں بنتی، گھڑی چرانا کوئی بات ہی نہیں ہے، گھڑی لینا کوئی بات ہی نہیں ہے، گھڑی بیچنا کوئی بات ہی نہیں ہے. جیسا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میری چیز تھی میں نے بیچ دی، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو ویلیوز کا کیا پتہ، انہیں اخلاقیات کا کیا پتہ کہ اخلاقیات مورل ویلیوز بھی کچھ ہوتی ہیں. جبکہ 2 دن پہلے ابھی انہوں نے اخلاقیات کے اوپر ہی درس دیا تھا کہ حکمرانی قانون کچھ نہیں ہوتا، اخلاق سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ پڑھا ہے عمران خان صاحب کا اخلاق کہ آپ کسی کو کوئی تحفہ دیں اور اس کے بعد اس کو سیل کر دیں، یہ ہوتا ہے اخلاق. یہ ہوتا ہے اخلاق کہ آپ دوسرے کی ماں و بہنوں کے بارے میں ٹرینڈ چلوا دیں. یہ ہوتا ہے اخلاق کہ آپ کو جو اپنی گود میں بٹھا کے جس نے آپ کو تخت پہ بٹھایا، جس نے آپ کی نپیاں تبدیل کی، آپ اس کی فیملی کے بارے میں ٹرینڈ چلوائیں، اس کے خلاف گالم گلوچ کروائیں، اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ بیہودہ باتیں کروائیں اور اپنے گالم گلوچ بریگیڈ کو اس کے خلاف چھوڑ دیں کہ جناب ان کے خلاف بولنا شروع کر دو. یہ ہوتا ہے عمران خان صاحب کا اخلاق. شاید عمران خان صاحب اس اخلاق کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب درس دیتے ہیں کہ اخلاقیات بہت ہائی مورل ویلیوز ہوتے ہیں اخلاقیات کے بارے میں. ویسے مجھے یاد آیا ابھی جو قاسم آئے ہیں اور سلمان صاحب آئے ہیں، خیر وہ چلے بھی گئے ہیں، تو بیٹے تو خیر والد کو پوچھنے کے لیے آ گئے، لیکن میرا خیال ہے جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا یہ والد کے زیادہ قریب ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب ذرا اعلیٰ اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنی بیٹی کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی آئے، وہ بھی ملنے کے لیے آئے. پتہ نہیں اس بیچاری کا دل کتنا تڑپ رہا ہوگا اپنے باپ کے لیے کہ ان کو گولیاں لگیں تو میں بھی ذرا جا کے دیکھ کر آؤں، گولیاں سو کال گولیاں. تو جب بہرحال عمران خان صاحب اخلاقیات کی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایسے ہی بات آ گئی، میں نے کہا سوچو چلیں ٹیرن کو بھی یاد کر لیں. چلیں بہرحال ناظرین، ایک تو اخلاقیات کی بات کر رہے تھے اور دوسرا یہ توشہ خانہ کی گھڑی کے بارے میں بات کر رہے تھے. ایک بات اور چلتے چلتے ناظرین میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ جب شاہزاد خانزادہ بات کر رہے تھے کہ عمر فاروق صاحب پوچھا، وہ جن کو انہوں نے گھڑی بیچی تھی، تو اس سے پوچھا کہ آپ نے کیوں یہ گھڑی لی، آخر یہی گھڑی کیوں لی؟ تو انہوں نے فرمایا، اس شخص نے کہا کہ میں نے یہ گھڑی اس لیے لی کہ ایک تو اس کے اوپر کعبہ بنا ہوا تھا. اندازہ کریں یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے بارے میں آج اور کل سے جو سوشل میڈیا ہے، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے، دنیا جہاں کے الزام لگا رہا ہے، یہ جوا ہے، یہ ڈکیت ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ بینک کرپٹ ہے. کوئی الزام نہیں ہے کہ جو اس شخص پہ نہ لگ رہا ہو. لیکن وہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس گھڑی کو اس لیے لیا کہ ایک تو اس کے اوپر کعبہ کا ماڈل بنا ہوا تھا اور دنیا میں یہ واحد ہی کعبہ کے حوالے سے ایک گھڑی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری گھڑی نہیں. اس شخص نے اتنی تعظیم دی ہے اس گھڑی کو. بس کہتے ہیں نا ناظرین کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ موقع دیتا ہے، یہ مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ اس کی چیز کی قدر کریں اور اہمیت کو سمجھیں. جو عمران خان صاحب نے جو ان کے جو قوم یوتھ ہے وہ پتہ نہیں کون سے مورل گراؤنڈ پہ بٹھاتے ہیں، کہاں پہ پتہ نہیں خلیفہ، پتہ نہیں کیا کچھ وہ لوگ سمجھ کے بیٹھے ہیں. یہ پڑا ہے ان کا مورل گراؤنڈ، یہ ہے ان کی اہمیت کہ انہوں نے کعبے کی گھڑی کو 24 گھنٹے بھی اپنے پاس رکھنا مناسب نہیں سمجھا اور فوراً اس کو سیل کر دیا. اور اس کے بارے میں جو پہلے تو آپ کو یاد ہوگا روکڑی صاحب کے بارے میں بھی جب انہوں نے بیان دے دیا تھا تو سب ہی ان کے عمران خان صاحب کے جو لیڈران تھے وہ سٹارٹ ہو گئے تھے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، اور یہ کون کرتے کرتے ان کو رکنیت بھی معطل کر دی. جب ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے تو ان کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ یہ ہماری پارٹی کے اندر ہی موجود ہے. اب جناب ابھی ان صاحب کا بھی ذکر لے لیں، عمر فاروق صاحب کا بھی، ان کے بارے میں بھی فواد چودھری صاحب نے کہا ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. اور جناب ان کے اس بات کو کہہ ہوئے ابھی 48 گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ وہ واٹس ایپ چیٹ فوراً ہی منظر عام پر آ گئی کہ جو اس پروگرام کے آن ایئر ہونے سے ایک دن پہلے ہی فواد چودھری صاحب اور یہ صاحب آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں، فواد چودھری صاحب اس میں کہہ رہے ہیں، آپ سب نے ویسے تو پڑھ لی ہوگی، اس میں کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب تو آپ نے چلیں شہزاد اکبر کے اوپر آپ نے بات کر لی لیکن عمران خان صاحب کو آپ نے کیوں پکڑا؟ اور دوسری طرف جب یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں فواد چودھری صاحب اور تو فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو گھڑی ہی نہیں بیچی، اور واٹس ایپ چیٹ میں وہ اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے. تو کیا ان کی دوغلی پالیسی ہے؟ میں ناظرین میں سمجھنے سے قاصر ہوں، اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ مجھے بھی بتائیں کہ سامنے کچھ اور ہوتے ہیں، پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں. اور یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی انہوں نے اتنی ان کی واٹس ایپ چیٹ سامنے آئی ہیں. ابھی وہ جو ایک کرونا ویکسین ہے اس کے معاملے میں بھی ان کی واٹس ایپ چیٹ سامنے آئی ہیں کہ کس طرح سے 2 نمبری کر کے ان کے ساتھ مل کے
इन्होंने वो पाकिस्तान में वो जो कोरोना वैक्सीन आई है उसके बारे में भी जब तहकीकात होंगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप इन लोगों की मैं कहती हूँ कि मुनाफकत का अंदाज़ा देखें। अगर ये व्हाट्सएप चैट वो सामने ना लेकर आते तो इन्होंने यही कहना था हम तो इस शख्स को जानते ही नहीं है, हमने तो उसको बेची नहीं है। और चलते चलते एक और झूठ इनके मैं बताती जाऊँ कि इनकी जो सोशल मीडिया टीम है और इनके जो लीडरान हैं उन्होंने एक झूठी मूठी की एक इन्वाइस सामने लेकर आ गए कि देखें जी इस्लामाबाद की ये वॉच शॉप है, वहाँ पे इस घड़ी को बेचा गया है। और नाज़रीन आपको अगर उस शॉप की हालत देख लेना तो उस शॉप की हालत बताती है कि शॉप इस काबिल भी नहीं है कि ये 1-2 करोड़ की घड़ी भी खरीद सके, और वो 22 करोड़ की घड़ी खरीदते हैं। और नाज़रीन उस घड़ी की जो असल वर्थ है, जो असल कीमत है, कहा जाता है कि वो 1 अरब आई थिंक 22 करोड़ की वो घड़ी है कि जिसको औने पौने दामों में 22 करोड़ में खाली को सेल कर दिया जाता है। और सेल किसको करते हैं? बकौल इनके कि उन्होंने इस्लामाबाद में एक शॉप है उसमें सेल की, कि वो सेल शॉप की हालत भी ये नहीं बताती कि ये इस काबिल भी है कि इतनी कीमती घड़ी ले सके। तो आप इन लोगों के झूठ देखें, झूठ के पलंदे देखें, ये झूठ पे झूठ खड़े चले जाते हैं और इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, इनको कोई रोकने वाला इस बात के ऊपर नहीं है कि आप किसी जगह पे तो रुक जाएं, किसी जगह पे तो आप बस कर जाएं। मैं कहती हूँ नाज़रीन के झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन अगर किसी ने देखना है तो झूठ के पाँव भी देख लें और झूठ के पाँव के ऊपर जो लगी हुई गोलियाँ हैं, झूठ मूठ की जो गोलियाँ हैं, झूठ मूठ का जो उस पर पलस्तर है वो भी देख लें। झूठ के पाँव भी होते हैं, झूठ के पाँव के ऊपर गोलियाँ भी लगती हैं। आपने अगर किसी ने झूठ का मुजस्सम चेहरा देखना है तो इमरान खान साहब की शक्ल में देख सकता है, और इनके जो हवारी हैं, जो इनके जो लीडरान हैं, उनकी शक्ल में देख सकते हैं। अच्छा, 1-2 दिन से मैं देख रही थी कि इनके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया टीम पर इस बात को कर रहे थे, इस बात को कह रहे थे कि जनाब आपको यही मिलता है, फरागोगी मिलती है खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए, और ये छोटी मोटी सी घड़ी मिलती है। अंदाज़ा करें कि वो भी इसको छोटी मोटी सी घड़ी कह रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि ये घड़ी नहीं, ये एक तोहफा था। और चलिए अगर इसको आप देखते हैं कि ये घड़ी है, इसको नहीं मानते तो आपके मलिक रियाज साहब के वो जो 50 अरब डॉलर थे जो यूके ने इमरान खान साहब की हुकूमत को दिए थे कि ये आप अपने ख़जाने में जमा करें, उसके बाद इमरान खान साहब ने उसका क्या किया था? इमरान खान साहब ने उसके एवज़ अल कादरिया यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन थी वो हथिया ली। आपको याद ही होगा ना नाज़रीन। तो इमरान खान साहब के कितने वो स्कैंडल जो सामने आ चुके हैं, लेकिन मजाल है, दोनों हाथों से सलाम है इनकी कौम यूथ को और इन लोगों को जो इनकी कल्ट फॉलोइंग है कि वो मजाल इमरान खान साहब के को समझें कि इन्होंने कोई करप्शन किया। वो कहते हैं खान सब कुछ कर सकता है, लेकिन खान बड़ा ईमानदार है। पता नहीं और कौन कौन से मैं कहती हूँ स्कैंडल सामने आने पड़ेंगे, सामने आने बाकी हैं कि जिसकी वजह से इनकी आंखें खुलेंगी और इनको पता चलेगा कि ये जिसके पीछे चल रहे हैं वो कुछ नहीं, वो सिर्फ एक झूठ का परिंदा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा नाज़रीन आपको जैसा कि पता है कि इनका लॉन्ग मार्च भी रवा दमा है। लॉन्ग मार्च में आज में आपने देख लिया होगा जो फुटेज सामने आई है कि कितने लोग थे इनके लॉन्ग मार्च के अंदर, वो भी ऐसा ऐसा दम तोड़ा है। और उसके बाद इमरान खान साहब का वो स्टेटमेंट कि जनाब अब हम आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से पीछे हो गए हैं और सिर्फ देख रहे हैं। तो उस पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि आप हैं कौन। बात तो बिल्कुल सही है कि आप हैं कौन। ये बात नाज़रीन वो इंसान कहे कि जिसकी बात सुनी जा रही हो, जिससे पूछा जा रहा हो, जिसको इस चीज़ में शामिल किया जा रहा है, अगर वो शख्स ये बात कहे तो समझा भी जाता है। आप ना 3 में ना 13 में और आप ये बात कर रहे हैं कि हम जनाब पीछे बैठ के देख रहे हैं। आप पीछे बैठ के देखें या आप आगे बैठ के देख रहे हैं, इससे हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ता है? आर्मी चीफ को अपॉइंट करना, आर्मी चीफ को कौन सा रखना है, ये प्रोगेटिव है शहबाज शरीफ साहब का और आर्मी चीफ की मशावरत से। आर्मी चीफ मशवरा दे सकते हैं और उसके बाद उस मशवरे पर मानना और अपनी मर्ज़ी करना या नहीं करना, ये सारा प्रोगेटिव जो है वो वज़ीर आज़म का होता है। और इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं। आप उनको जो मर्ज़ी समझें, आप उनको जो मर्ज़ी कहें, लेकिन आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि आप इस वक्त वज़ीर आज़म नहीं हैं। तो आपकी मजबूरी है कि आप पीछे बैठ के देखें, आगे बैठ के देखें या ना देखें, ठीक है ना। प्राय वो शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो वाली बात होती है ना। तो बस इमरान खान साहब ऐसी टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी टांग के उनको किसी ने घास नहीं डाली। तो उन्होंने जो ये सेंटेंस कह दिया, जनाब हम तो पीछे बैठ के देख रहे हैं, तो आप देखते ही रहेंगे। तो इंशाल्लाह नाज़रीन 1-2 दिन तक उस समरी भी मूव हो जाएगी और बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी और पता चल जाएगा कि नए आर्मी चीफ कौन अपॉइंट होते हैं। लेकिन कहा जा रहा है, शुनीद भी है, और जैसा कि मैंने 1 माह पहले ही एक चीज़ का जिक्र कर दिया था कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान की इस बात के ऊपर तीनों मुत्तफिक हैं
کہ آرمی چیف وہی ہونا چاہیے جو سب سے سینئر موسٹ ہو. اس دفعہ کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہونا جو نہ جونیئر کو لے کر آنا ہے نہ کسی ایک کو سپرسیڈ کر کے دوسرے کو لے کر آنا ہے. اس دفعہ اسی کو لے کر آنا ہے جو سب سے سینئر موسٹ ہوگا، اور جو سینئر موسٹ ہے اسی کے اوپر عمران خان صاحب کے پاؤں جل رہے ہیں، اور یہ ساری تڑپن اور ساری بے چینی کا مقصد ہی وہ سینئر موسٹ ہے. بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو ناظرین انشاءاللہ چند دنوں تک یہ بات بھی سامنے آ جائے گی کہ نئے آرمی چیف کون اپوائنٹ ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ کو یہ میرا بلاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.